नमस्कार। आज हम जो पेंडिंग क्वेश्चन है काफ़ी समय बाद में वापस अपन शुरू करते हैं। पावर्स ऑफ लोकसभा यही चल रहा था। इसके अंदर अपन ने 6 पावर्स पढ़ी थी। 5 लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव, थर्ड फाइनेंशियल, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, फिफ्थ इलेक्शन रिलेटेड पावर, इस टाइप से ये पावर्स हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने लेजिस्लेटिव पावर की। आप यही समझो कि भी जहाँ पर लेजिस्लेटिव वर्ड आ गया, जहाँ लेजिस्लेटिव वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर आप हमेशा यही समझो कि भाई लॉ फॉर्मेट की बात होगी। लॉ फॉर्मेट का मतलब कानून निर्माण। कानून का मतलब हो गया कायदे, नियम, ये सभी, है ना। तो अपने इंडिया के अंदर क्या किया हुआ, कानून निर्माण के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, मैं टॉपिक को नाम दूंगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन वाला, ये सारे सब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इन सब्जेक्ट्स को है ना 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। इन टाइप्स को बोलते हैं हम लिस्ट। क्या बोलते हैं? लिस्ट। अब कौन सी 3 लिस्टें हैं? पहली लिस्ट है आपके यूनियन लिस्ट, दूसरी है आपके स्टेट लिस्ट, और तीसरी है आपके कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिन पर कानून सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती। जैसे मैं एक डिपार्टमेंट का नाम देता हूँ, रेलवे डिपार्टमेंट। तो रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का वर्क, यानी कि उसके लिए किसी भी तरह का अगर कानून बनाना है तो वो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। उसका स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरह का रोल नहीं होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्लाई करेगी। स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं उस पर कानून कौन बनाएगी? स्टेट की गवर्नमेंट। जैसे मैं एक छोटा सा सब्जेक्ट लेता हूँ आपके पुलिस। तो पुलिस कौन सा सब्जेक्ट है? पुलिस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। पुलिस से रिलेटेड पावर किसके पास में? स्टेट गवर्नमेंट के पास में। आप खुद ही देख लो, हर एक स्टेट में है ना, लगभग जैसे अपन राजस्थान की स्टेट पुलिस की बात करते हैं तो उसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो कैसी होती है? मटिया टाइप की होती है। और पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो उसी स्टेट की पुलिस या गोवा की स्टेट की पुलिस की अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करता हूँ तो वहाँ पर वाइट कलर की यूनिफॉर्म है। तो ये डिफरेंस इसीलिए होती है क्योंकि ये स्टेट तय करता है। इस टाइप से अपने को ध्यान रखना है। कंकरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है,
और उस कानून के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट उस पर अपने स्टेट में कानून बना करके उसको अप्लाई करता है। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जिन पर दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती है उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लिस्ट। तो अब लेजिस्लेटिव पावर में इन तीनों लिस्टों का क्या काम। एक चौथा एक और टॉपिक आता है, रेजिडुअल लिस्ट। रेजिडुअल लिस्ट का मतलब ये हो गया कि जब संविधान बना तब कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो अस्तित्व में नहीं थी। जैसे मैं बात करता हूँ इंटरनेट के, 1950 के अंदर इंटरनेट था ही नहीं। तो अब इंटरनेट से जो भी नुकसान हो रहा है, यानी कि जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं इंटरनेट का, उसके लिए भी तो कानून बनाएंगे। तो वो उन 3 लिस्टों में नहीं आता है। यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्टों में नहीं आते हैं वो कौन सी लिस्ट में आता है, रेजिडुअल लिस्ट में। अवशिष्ट बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, अवशिष्ट सूची, रेजिडुअल लिस्ट। जैसे मैं बोलता हूँ साइबर, साइबर का मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी है, तो इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। कौन बनाएगी, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपने लेजिस्लेटिव पावर में आपको क्या ध्यान में रखना है, पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि लोकसभा और राज्यसभा कंबाइंड रूप से, लोकसभा और राज्यसभा कंबाइंड रूप से कौन कौन सी लिस्ट पे लॉ बनाते हैं। कौन कौन सी लिस्ट पे लॉ बनाएंगे, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर 1, 2, 3, यानी कि यूनियन लिस्ट पे, कंकरेंट पे। कंकरेंट क्यों लिया, क्योंकि उसमें सेंट्रल भी है इन्वॉल्व, इसलिए ये लेजिस्लेटिव पावर रहेगी लोकसभा की। और रेजिडुअल लिस्ट पर ये क्या करते हैं, लॉ फॉर्मेटिंग का वर्क करते हैं। ये ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा। अब इनके अंदर लोकसभा और राज्यसभा इनमें दोनों एग्री हो जाएंगे तब वो कानून अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पहली पावर है, आपके लेजिस्लेटिव पावर। दूसरी पावर देखते हैं क्या है। दूसरी पावर में बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव पावर की। तो आपको बहुत ही ढंग से समझना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव में क्या है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। एग्जीक्यूटिव मतलब आपको ये ध्यान रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अब ये क्या है, इसको समझना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होता है। पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 552। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, 250। अगर मैं इसमें बात करता हूँ लेटेस्ट के अंदर लोकसभा में कितने जने बैठे हैं अभी, तो 545 बैठे और इधर है 245। अब इन दोनों में से क्या होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो अपनी एक टीम तैयार करेगा। वो टीम किस में से लेगा, वो लोकसभा और राज्यसभा में से 20, 30, 40, 50 लोगों की वो एक क्या बनाएगा, टीम। उस टीम का हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। इस टीम को ही क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आगे आएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। ये जो मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको फिर क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। डिपार्टमेंट का मतलब
इनको काम करने के लिए इनकी योग्यता के अनुसार इनको विभाग दिए जाते हैं। जैसे किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाता है, किसी को डिफेंस रक्षा मंत्री बना दिया जाता है ना, किसी को पर्यटन मंत्री यानी कि टूरिज्म मिनिस्टर, माइनिंग मिनिस्टर है खनिज वाला, जलदाय विभाग वाला वाटर वाला, इस टाइप से इनको क्या दिए जाते हैं डिपार्टमेंट। और फिर वो उन सेक्टर के अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट वाले को दे दिया जाता है, रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस टाइप से इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या दिया जाता है डिपार्टमेंट, और वो उसका काम करते हैं। यानी कि ये अपने पीएम क्या करता है, अपने काम को क्या कर देता है लोगों के अंदर बांट देता है, और पीएम फिर इस टीम के अकॉर्डिंग या टीम पर ध्यान भी रखता है और टीम को मैनेज भी करता है, और उसके पूरे काम को है ना ध्यान में रखते हुए आगे से आगे इसका संचालन करता है। तो इसको हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना दो है, अपने लोकसभा और राज्यसभा। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे ना वो मेंबर तो इन्हीं में से ही रहेंगे, लेकिन अब इनको मंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाएगा। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना किसको आंसर देंगे, यानी कि ये कुछ काम करते हैं, किसी भी तरह का कानून बनाते हैं, तो ये किसको जवाब देंगे, ये जवाब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को देंगे। राज्यसभा को इनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर राज्यसभा का काम क्या है इसके अंदर, राज्यसभा सिर्फ इनसे सवाल जवाब कर सकती है। जवाब दे या नहीं दे ये इन पे डिपेंड करता है। इनकी इच्छा होगी तो ये राज्यसभा को जवाब देंगे, इच्छा होगी तो नहीं देंगे। राज्यसभा सिर्फ सवाल जवाब कर सकती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कहने का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ओनली लोकसभा नॉट टू राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यही एग्जीक्यूटिव पावर है। तो यहाँ पर लोकसभा भारी पड़ रही है ना, लोकसभा किस पर ध्यान रख रही है, पूरे भारत को जो चलाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलाते हैं, जिसका हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है पीएम, उस पर पूरा निगरानी रखने का काम कौन करती है, लोकसभा। इसलिए ये लोकसभा की कौन सी पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर। और एग्जीक्यूटिव का मतलब ही यही होता है जो काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या हो गया, काम करने वाले लोग। तो ये देश के लिए काम करते हैं, इन पर लगाम कौन रखती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। और लोकसभा चाहती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर सकती है, भंग कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है, तोड़ सकती है। लोकसभा के हाथ में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन दिलवाना। तो इसलिए ये कौन से एग्जीक्यूटिव पावर है आपके लोकसभा की, कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, किसको जवाब देगा, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को जवाब देगा। राज्यसभा का काम क्या है इसके अंदर, राज्यसभा का काम है सिर्फ वो उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, इनके कामों की बुराई कर सकती है। यह आपके दो पावर्स है, लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर। तीसरी जो आज की छोटी सी पावर है वो मैं बता देता हूँ, इलेक्शन रिलेटेड पावर। इलेक्शन रिलेटेड पावर, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि लोकसभा के मेंबर वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन में क्या करते हैं, वोट देते हैं। लोकसभा के मेंबर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या देते हैं, वोट देते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन और वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन को कौन करता है, लोकसभा के मेंबर करते हैं। वैसे तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोटिंग करता है।
यानी कि अपने देश का राष्ट्रपति अगर आपको निर्वाचित करना है तो उसके लिए वोट जनता नहीं देती है, लोकसभा के मेंबर देते हैं, राज्यसभा के मेंबर देते हैं और स्टेट के एमएलए मेंबर देते हैं, है ना, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ये वोटिंग देते हैं। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि भाई लोकसभा के मेंबर्स किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये थर्ड पावर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ पावर की। बहुत ही सिंपल सी है चौथी पावर, समझने की बात है। फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर का मतलब रुपीज से रिलेटेड क्या पावर है। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल पावर में पूरी के पूरी पावर फाइनेंस से रिलेटेड वो लोकसभा के पास में है। राज्यसभा की स्थिति इसके अंदर बहुत ही वीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलकर के कोई फाइनेंस से रिलेटेड यानी कि रुपयों से संबंधित फाइनेंशियल बिल प्रेजेंट करते हैं। कहाँ करेंगे, लोकसभा में। फाइनेंशियल बिल का मतलब हो गया कुछ, जैसे अपन बात करते हैं किसी भी तरह की, जैसे किसी का वेतन सैलरी बढ़ानी हो या बजट की बात हो, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये फाइनेंशियल बिल होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो कहाँ पर पेश करेंगे, सबसे पहले लोकसभा में। लोकसभा में ये पास होने के बाद में ये कहाँ आएगा, राज्यसभा में। एक बार पहले ज़रूरी है राज्यसभा में फाइनेंस बिल को भेजना। राज्यसभा में आने के बाद में राज्यसभा में उस फाइनेंशियल बिल पर राज्यसभा के मेंबर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो फाइनेंशियल बिल सपोज करो इनको पसंद नहीं आया कि नहीं ये सही नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये उसको सुझाव के साथ में कि भाई आप इसको है ना थोड़ा सा इस तरह से करके ये चेंज कर दो, अपना है ना सुझाव देंगे, अपने आइडियाज़ रखेंगे कि इस टाइप से होना चाहिए। वो भी कितने दिन के अंदर अंदर इनको वो सेंड करना है, 14 दिनों के अंदर अंदर। अब लोकसभा उन सुझावों को पढ़ती है कि राज्यसभा के मेंबर चाहते हैं कि इस फाइनेंशियल बिल में इस तरह का क्या होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए, और लोकसभा के मेंबर उस बात पर एग्री नहीं हुए तो क्या करेंगे। लोकसभा के मेंबर अगर उस बात पे एग्री नहीं होते हैं ना, तो भी कोई मतलब नहीं है, इसने जो भी सुझाव दिया है। मतलब राज्यसभा का काम सिर्फ सुझाव देना है, सुझाव को मानना या न मानना वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बिल के अंदर राज्यसभा की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, कमज़ोर है। राज्यसभा सिर्फ फाइनेंशियल बिल में 14 दिनों के अंदर अंदर क्या कर सकती है, उसको सुझाव दे सकती है, उसके अंदर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकती है। चलो ये 14 दिन के अंदर सुझाव भी नहीं दे रही है और अपने पास ही रख लिया और दे ही नहीं रही है उनको, तो भी वो बिल ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। यानी कि ये एग्री नहीं हुए तो भी वो लोकसभा की तरफ से हाँ हो गया और वो साइन होने के लिए किसके पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। इस तरह से ये फाइनेंशियल पावर है, बहुत ही सिंपल सी पावर है। एक बार वापस बता देता हूँ। फाइनेंशियल बिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तैयार करके सबसे पहले कौन से हाउस में लाएंगे, लोकसभा में लाएंगे। लोकसभा से वो पास होने के बाद में वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा के पास में।
राज्यसभा चाहे हाँ करे चाहे ना करे, वो बिल पास माना जाएगा किसकी तरफ से? लोकसभा की तरफ से। राज्यसभा उसके अंदर सुझाव दे सकती है सुधार करने के। राज्यसभा उसके अंदर क्या कर सकती है? सुझाव दे सकती है। तो इस टाइप से ये आपको फाइनेंशियल पावर या फिर वित्तीय पावर, वित्तीय शक्ति आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट और फाइनल जो पावर है वो कौन सी पावर है आपके? 5 नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में सुधार करना है किसी भी तरह का, संविधान संशोधन। यानी कि संविधान में अगर किसी भी तरह का सुधार करना है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के करेगी। अकेली लोकसभा उसमें सुधार नहीं कर सकती। तो ये ध्यान रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संविधान में से किसी न किसी तरह के चीज़ को जोड़ सकते हैं और संविधान में से किसी न किसी तरह की चीज़ को हटा सकते हैं। जब दोनों एग्री होंगे तो, अब दोनों के मत में या तो आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए। कई सारे जो सामान्य सुधार है ना उसके अंदर तो आधे मेंबर से एक ज़्यादा के हाँ होते ही वो चेंज हो जाता है, और जो विशेष होते हैं स्पेशल उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है 2/3 मेंबर्स एग्री होने चाहिए, यानी कि 66.66%। इतने मेंबर क्या होने चाहिए? एग्री होने चाहिए अलग अलग। तब है ना वो लोकसभा और राज्यसभा किस में सुधार कर सकती है? संविधान के अंदर सुधार कर सकती है। इस टाइप से ये आपके लोकसभा की पावर्स है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी यही चीज़ है, कुछ अलग से नहीं है। जैसे मैं वापस आपको बता दूँ, लेजिस्लेटिव पावर, इसको हम हिंदी के अंदर क्या बोलेंगे? विधायी शक्ति बोलेंगे। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति का मतलब क्या हो गया? कानून बनाना। कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट को अपन बोलते हैं संघ सूची। स्टेट लिस्ट को क्या बोलेंगे? राज्य सूची। कंकरेंट लिस्ट को क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। एक नहीं है? संघ सूची में किन विषयों पर कानून बनाया जाता है? संघ सूची पर विषय बनाने का, किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार कौन सी सरकार को है? केंद्र सरकार या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किस सरकार को है? राज्य सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। इस तरह से अगर मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के कौन कौन सी लिस्टों पर कानून बनाएंगे? यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची पर, कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची पर, और रेजिडुअल लिस्ट यानी अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसे है? लोकसभा को है। लोकसभा की ये पहली शक्ति है, लेजिस्लेटिव पावर या फिर विधायी शक्ति। बहुत ही सिंपल सा है। जो नोट्स आपको मिलेंगे उसको आप पढ़ना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो बोला है वो यही है। फिर मैं बात करता हूँ कार्यपालिका या फिर एग्जीक्यूटिव पावर का। काम करते हैं, इसको मंत्रिपरिषद बोलते हैं। मंत्रिमंडल बोलते हैं वैसे तो। मंत्रिपरिषद में प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। फिर ये मिलकर के मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं, और मंत्रिपरिषद किसको जवाब देगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा को देगा। राज्यसभा सिर्फ इनसे क्या कर सकती है? प्रश्न कर सकती है और इनके कामों की आलोचना कर सकती है। फिर इलेक्शन रिलेटेड पावर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर। कितने होते हैं? 2 मेंबर नहीं होते हैं, बाकी सभी होते हैं ना। वेरी गुड। फिर वित्तीय पावर,
किसके हाथ में होती है? मेन लोकसभा के हाथ में। राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ अपने क्या दे सकती है? सुझाव दे सकती है कि ये सुधार होने चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए कानून। फिर भी वो माने नहीं माने, वो किसके हाथ में है? लोकसभा में। 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा अगर वो बिल लोकसभा में नहीं लौटाए तो भी वो पास माना जाएगा। और संविधान के संशोधन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संविधान में किसी भी तरह का बदलाव कर सकते हैं। सामान्य विषयों पर तो आधे से एक ज़्यादा एग्री होते ही संविधान में चेंज हो जाएगा, और विशेष जो विषय होंगे उसमें 2/3 मेंबर्स के साइन होना जरूरी होते हैं। इस तरह से आपके लोकसभा और राज्यसभा का ये लोकसभा की शक्तियाँ आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप इसको ढंग से पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि भी आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।